नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमो नमः सर्वेभ्यः। कथम् अस्ति भवन्तः? कुशलम् अस्ति न? तो अद्यस्य अध्यायः अस्ति द्वितीयः पाठः पाटलिपुत्रवैभवम् यत्र वयं निवसामः। तो आज हम लोग द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव को पढ़ेंगे, है ना। आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस पाटलिपुत्र में रहते हैं, तो पाटलिपुत्र के विषय में तो आपको जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं, कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कहाँ मज़े कर सकते हैं, तो इन सभी का वर्णन आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चले पढ़े फिर। अपनी पुस्तकें आप अपने सामने खोल लें और साथ साथ पढ़ेंगे। याद है ना, साथ साथ पढ़ना है ना। चले फिर। तो बच्चों, अपनी पुस्तकें खोल ली हैं ना आपने? पता है खोलने को क्या कहते हैं संस्कृत में? उद्घाटय। तर्हि भवन्तः स्वस्वपुस्तकानि उद्घाटयन्तु, है ना। यानी आप अपनी पुस्तकें खोलकर बैठ जाएं और द्वितीय पाठ को देखें। द्वितीयः पाठः शीर्षकम् अस्ति पाटलिपुत्र वैभवम। क्या अर्थ हुआ इसका? पाटलिपुत्र की समृद्धि। ठीक है, आगे पढ़ें। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम अधारयत्। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व को धारण करता रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह प्राचीन काल से ही इसका महत्व रहा है। अस्येतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। देखिए इसका इतिहास कितना पुराना है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है ना। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षकम। यहाँ का धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षण का केंद्र रहा है। समझे? वैदेशिकाः यात्रिणः मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं संस्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनसांग, इत्सिंग जैसे यात्रियों ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में भी किया है। वो आए यहाँ और उन्होंने यहाँ की सारी रूपरेखा को अपने ग्रंथ में लिख रखा है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। और इस पाठ में आपको पाटलिपुत्र की समृद्धि का सामान्य परिचय दिया गया है। तो देखें फिर आगे। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम वसति विचित्रम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसी हुई एक अद्भुत महानगरी है। कहाँ बसा है ये? गंगा के किनारे, है ना। तद विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति। और इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कुट्टनीमत नामक काव्य में कहा है। क्या कहते हैं वो? तो पाटलिपुत्र महानगर के बारे में क्या कहा है दामोदर गुप्त ने? अपने कुट्टनीमत काव्य में लिखा है। क्या लिखा है देखें। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम।
कितना सुंदर लिखा है ना। क्या कहा इन्होंने, इसका अन्वय देखें फिर। परिभूत पुरंदर स्थानम महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम पाटलिपुत्र नामना महानगरम अस्ति, है ना। क्या अब इसका अर्थ जब आप सुनेंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है। अर्थ है, पृथ्वी का मुकुटमणि है यह, ललाट की शोभा है यह। कौन? पाटलिपुत्र। विद्वानों की वासस्थली अर्थात सरस्वती का कुलगृह, है ना। पाटलिपुत्र नाम का महानगर है जो इंद्र के निवास स्थान अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर है। देखा, पाटलिपुत्र की कितनी सुंदर व्याख्या की गई है, कितना सुंदर वर्णन किया गया है ना। ये विद्वानों की वासस्थली है और यह क्या है, तो पृथ्वी का मुकुट है। और क्या है ये, तो ये इंद्र के निवास स्थान अर्थात स्वर्ग से भी सुंदर इसे बताया गया है ना पाटलिपुत्र महान। तो श्लोक का अर्थ तो हमने जान लिया, उसमें देखा हमने पाटलिपुत्र का कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अब आगे पढ़ें फिर। इतिहासे श्रूयते यत गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहु कृत्वा समागतः, और जहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए। तेन कथितम् आसीत् यत् ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति, किन्तु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतः भविष्यति। देख रहे हैं ना आप, इसमें कितने सारे शब्द आए हैं। कहीं आपको विभक्तियों का प्रयोग मिलेगा, तो कहीं अव्यय दिखेंगे, तो कहीं उपसर्गों से युक्त शब्द मिलेंगे। तो आपको सभी को ध्यान से देखना है ना। तो इसका क्या पढ़ा हमने, तेन कथितम् आसीत् यद् ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। भगवान बुद्ध जो अनेकों बार यहाँ आए थे, उन्होंने कहा था, भविष्यवाणी की थी उन्होंने कि यह गांव, कौन सा गांव, पाटली ग्राम, यह गांव भविष्य में महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतः भविष्यति। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा था कि किंतु यह कलह और अग्निदाह जलपूर्ति अर्थात जल की अधिकता के भय से अर्थात बाढ़ के भय से हमेशा आक्रांत रहेगा, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया था। तभी तो बिहार में बाढ़ आते हैं ना, पता है ना आपको। कालांतरेण पाटली ग्रामः एव पाटलिपुत्रम् इति कथितः, और बाद में इसी पाटली ग्राम को ही पाटलिपुत्र कहा गया, है ना। आगे फिर देखें। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टासीदिति यूनान राजदूतः मेगास्थनीजः स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, है ना। क्या कहा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट थी। यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में इसका निरूपण किया है, वर्णन किया है। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सुतरां समृद्धम, और इस नगर की शोभा, इस नगर की समृद्धि प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध हुई। फिर आगे पढ़ें। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। और बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा ही चलती रही, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण किया है। तो देखें राजशेखर कवि ने क्या लिखा है अपने काव्य मीमांसा में।
इसमें भी उन्होंने पाटलिपुत्र के महत्व को बताया है। उन्होंने श्लोक के माध्यम से इसे किस प्रकार से वर्णन किया है, देखें फिर। बच्चों, यहाँ श्लोक है, ध्यान से आप लोग इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक ना? तो आपको ये पढ़ना आ जाएगा। अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी। क्या लिखा है? अत्रोपवर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी वररुचि पतंजलि इह परीक्षिताः ख्यातिमौपजगमुः। कितना सुंदर कहा ना। यहाँ किन किन विद्वानों की चर्चा हुई, किनका किनका वर्णन हुआ। अन्वय देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ जानते हैं। अन्वय देखें। अत्र उपवर्ष वर्षौ पाणिनि पिंगलौ व्याडीः वररुचि च परीक्षिताः प्रभृतयः विद्वांसः इह ख्यातिम उपजगमुः। अब अर्थ देखें फिर। अर्थ है, यहाँ उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि तथा परीक्षित इत्यादि विद्वानों ने अध्ययन कर ख्याति अर्जित की थी। तो ऐसी धरती है यह पाटलिपुत्र की। देखा ना आपने, किन किन विद्वानों ने यहाँ अध्ययन किया? पाणिनि ने, पिंगल ने, पतंजलि ने, वररुचि ने और परीक्षित ने। इन सभी ने यहाँ अध्ययन कर ख्याति अर्जित की थी। अब आगे बढ़े फिर। तो श्लोक में तो देख लिया ना पाटलिपुत्र का वर्णन, सुंदर वर्णन है ना। अब आगे बढ़े हम। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप भी पढ़ सकें, है ना, आसान पढ़ना। क्या लिखा है? कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र के अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होते हैं। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलम उत्पादनं भवति स्म। इससे यह ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप पुष्पों का बहुत अधिक उत्पादन हुआ करता था, है ना। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पानां पुत्तलिका रचनाम् आश्रित्य प्रचलितः। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल पुष्पों की, गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की रचना का आश्रय करके प्रचलित था। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलितः। और शरतकाल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव जैसा महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंदमग्नाः अभुवन। और वहाँ सभी लोग आनंद में डूब जाते थे, क्योंकि वो इतना अच्छा, इतना सुंदर समारोह ही हुआ करता था, सुंदर सुंदर फूलों का समारोह। फिर आगे बढ़े। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एव समारोह दृश्यते। ठीक वैसा ही आज वर्तमान में दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह देखा जाता है ना। देखा है ना दुर्गा पूजा में कैसे हम लोग नए नए कपड़े पहनकर सुंदर सुंदर तैयार होके और माता दुर्गा के दर्शन को निकलते हैं, है ना। समारोह तो वैसा ही होता है, बिल्कुल कौमुदी महोत्सव जैसा। फिर देखते हैं आगे। काल चक्रवशात यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्रम परिमितम जीर्णताम अनुभूत। और फिर समय परिवर्तन के साथ यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्षों तक जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा रहा, अर्थात इसमें कोई विकास नहीं हुआ। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते।
और इसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में जैसे मुद्रा राक्षस इत्यादि में प्राप्त होता है। मुगल वंश शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, और फिर आया मुगल वंश का शासन काल और इस समय नगर का उद्धार हो गया, अर्थात अब यहाँ से विकास शुरू। फिर आगे देखते हैं, आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूतराम विकासो जातः, और अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का तो और भी अधिक विकास हुआ। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिं मगात। नगरमिदं मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धं मगात। तो पता चला ना कैसे पटना नाम पड़ा। मध्यकाल में इस नगर का नाम पटना प्रसिद्ध हुआ। क्यों प्रसिद्ध हुआ पटना? क्योंकि मध्यकाल में बताया ना पहले कि जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा रहा, कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, इसलिए पतन होने के कारण ही पटना नाम पड़ा। अयम च शब्दः पत्तनम इति शब्दात निर्गतः, और यह शब्द पतन शब्द से निकला है। पतन अर्थात क्या? जिसका विकास नहीं हुआ, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है ना। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी इति अद्यापि पूज्यते, और नगर की पालिका देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती हैं। आप गए हैं पटन देवी? नहीं गए ना? तो ये पटना का, ये पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर दर्शनीय स्थल है, अवश्य आप देखें। फिर आगे बढ़ते हैं। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति। तो ये पाटली ग्राम धीरे धीरे देखा क्या बन गया। तो वर्तमान में पाटलिपुत्र जो आज पटना नगर के नाम से विख्यात है, अत्यंत विशाल और बिहार की राजधानी हो गई है ना। आज बिहार की राजधानी है ना पटना। तो एक गांव किस प्रकार से राजधानी बन गई, किसने किया था ये भविष्यवाणी? याद है ना? बिल्कुल सही, बुद्ध ने किया था। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और दिन प्रतिदिन, अनुदिनम यहाँ समास है, समास विग्रह करना है ना, दिनम दिनम प्रति अनुदिनम, अव्ययी भाव समास है ये। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और दिन प्रतिदिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। अस्योत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः, किंच रेलयान सेतुरपि निर्मीयमानो वर्तते। और उस गंगा नदी के ऊपर कौन सा सेतु है? एशिया महादेश क्या सबसे लंबा सेतु। कौन सा सेतु? गांधी सेतु। और रेल सेतु भी निर्माणाधीन है। नगरेऽस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामण्डलं, जैविकोद्यानं, मौर्यकालिकः अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति। तो क्या क्या चीज़ें हैं भाई घूमने लायक? इस नगर में बहुत ही अत्यंत उत्कृष्ट आपके संग्रहालय हैं, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, सचिवालय जहाँ मंत्रियों के बैठने की जगह है, गोलगृहम गोलघर, तारामंडलम तारामंडल, जैविक उद्यान, और मौर्यकालिक अवशेष। कहाँ है ये मौर्यकालिक अवशेष? हाँ, कुम्भरार में। तो और महावीर मंदिर, ये सारे दर्शनीय स्थल आपके पटना में ही हैं, पाटलिपुत्र नगर में ही हैं। तो अवश्य घूमना है पाटलिपुत्र नगर को। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थलं दशम गुरोः गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धं वर्तते। और प्राचीन पटना नगर में ही सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल गुरुद्वारा। सिख लोग कहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए? गुरुद्वारा में जाते हैं, है ना। तो वो गुरुद्वारा कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। वहाँ
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह का यह जन्म स्थान है, इसलिए यह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयान्ति, और वहाँ पे विभिन्न देशों से तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है यह पाटलिपुत्र वैभव, कितना महत्व से भरा है यह। इसकी विशेषता को देखा हमने, इसकी प्रसिद्धि भी देखी और अंत भी देखें। तो अंत में क्या लिखा है फिर? एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। और इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज की अवधि तक विभिन्न क्षेत्रों का वैभव धारण करता है, समृद्धि धारण करता है, और सभी का संकलित रूप, समन्वित रूप कहाँ मिलेगा देखने के लिए? संग्रहालय में। हाँ, संग्रहालय में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको रखी हुई हैं। ऐतिहासिक राजे महाराजाओं के वस्त्र हैं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, खाने पीने के वो क्या बर्तन इस्तेमाल करते थे, किस तरह से रहते थे, वो सारी चीज़ें आपको संग्रहालय में देखने को मिलती हैं। पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम, और पर्यटन मानचित्र पर यह नगर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा यह पाटलिपुत्र वैभव? मज़ा आया ना? पता चला यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं देखने के लिए? तो आज हमने इस पाठ को समझ लिया। अब आगे इसके प्रश्नोत्तर भी हम करेंगे। इस पाठ से संबंधित आपके शब्दार्थ भी दिए हैं, आप उन्हें देखिए। फिर संधि विच्छेद भी दिया है और व्याकरण पक्ष भी इसके आपको मिले हुए हैं, आप उसे भी देखिए, उनके अभ्यास कीजिए। और कुछ प्रश्न मैं करवाती हूँ। आप सभी तैयार हैं ना? आज का हमारा अभ्यास क्या है? आज का अभ्यास सबसे पहले हम करेंगे संधि विच्छेद का। संधि विच्छेद में शब्द है पाणिनि पिंगलावीह। क्या शब्द है? पाणिनि पिंगलावीह। और इसका विच्छेद हमने किया पाणिनि पिंगलौ ईह। पाणिनि धन पिंगलौ धन ईह। बताया था ना कल? क्या करना है संधि विच्छेद में? जोर नहीं बोलना है, धन बोलना है। तो पाणिनि पिंगला वीह का संधि विच्छेद क्या बना? पाणिनि पिंगलौ ईह, और दोनों तीनों के बीच में धन का चिन्ह है। तो बाकी के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, क्योंकि पूरे मैं नहीं बताऊंगी। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला अभ्यास का प्रश्न है हमारा संधिम कुरुत। संधि करना है। शब्द दिया है बहुलम धन उत्पादनम। तो इसे जोड़कर बना देना है। कैसे बनेगा? महलंत ऊ के साथ जुड़ जाएगा और शब्द हमारा बन जाएगा बहुलम उत्पादनम, है ना? क्या बना? बहुलम उत्पादनम। तो इसी प्रकार से आगे अभ्यास के प्रश्न आपको स्वयं करने हैं। एक मैंने बता दिया, बाकी आपको स्वयं करने हैं। तो अगला अभ्यास के लिए हमारा प्रश्न है, क्या करना है हमें? स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। अपने वाक्य में इसे प्रयोग करना है, संस्कृत में, है ना? क्या है शब्द? यद्यपि। यद्यपि रमेशः गृहे नास्ति। यद्यपि रमेशः गृहे नास्ति। तो इसी तरह से बाकी के शब्दों से आपको वाक्य बनाने हैं, है ना? बन जाएगा ना अब? क्योंकि आपको सभी जानकारियां हो चुकी हैं। आपने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि वाक्यों को कैसे बनाना है, कर्ता क्रिया सभी का समन्वय कैसे करना है। तो वाक्य तो बन जाएगा आसानी से। तो अगला प्रश्न फिर बनाए। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है, और ये बहुत ही कठिन नहीं होता। इसके लिए आपको बस क्या याद रखना है? किम शब्द रूप तीनों लिंगों में, है ना? तो देखें कैसे प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न है हमारा तत्र तीर्थयात्रिणः
दर्शनार्थम आयान्ति। क्या करना है आपको? आपको इसमें प्रश्न का निर्माण करना है। कैसे करना है? तो इसमें कुछ शब्द जो हैं वो अंडरलाइंड किए हुए हैं, अधो रेखांकित, ये तीर्थयात्रिणः, इसके स्थान पे आपको प्रश्न सूचक शब्द देना है और प्रश्न का निर्माण कर लेना है। तो क्या बनाएंगे हम? प्रश्न हमारा बना तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। हाँ, तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति। यहाँ के शब्द क्यों आया? क्योंकि हमारा प्रश्न में क्या था? तीर्थयात्रिणः, जो कि बहुवचन का शब्द है, प्रथमा बहुवचन। तो हमने किम का पुल्लिंग का प्रथमा बहुवचन ले लिया। क्या होता है बहुवचन? कह कौ के। वहां से हमने के को लेकर और प्रश्न का निर्माण कर दिया, तत्र के दर्शनार्थम आयान्ति, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह दे दिया। तो इस तरह से हमने कितने प्रश्न कर लिए? अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या करना है अब विभक्ति बतानी है। आपने शब्द रूप तो याद किया होगा ना, विभक्तियों को भी याद रखा है। तो देखें आप विभक्ति बता पाते हो या नहीं। नहीं तो फिर मैं बता रही हूँ। रेखांकित पदेषु विभक्तिम लिखत। क्या कहा? प्रश्न में दिया हुआ है, कुछ पदों को रेखांकित किया हुआ है और उसमें विभक्तियों को बताना है, जिसमें पहला है हमारा काले काले। काले काले अर्थ है समय समय पर। ठीक है, तो पर चिन्ह किसका है? अधिकरण का। और अधिकरण में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति। है ना आसान? तो इस प्रकार से आपको बाकी के प्रश्न बिल्कुल आपको स्वयं करने हैं। अब तो आप बहुत समझ गए। तो इसके बाकी के प्रश्न आप स्वयं करेंगे। और इस पाठ का सबसे अंतिम प्रश्न है, उसमें मिलान करना है। तो मिलान में क्या करना है? शब्द दिए हुए हैं, उसके अर्थ को उसके साथ मिला देना है। जैसे पहला शब्द है मही। मही मीन्स क्या हुआ? मही का मतलब, मही का अर्थ क्या हुआ? श्लोक में पढ़ा ना हमने, महितल तिलकम, अर्थात पृथ्वी का तिलक। तो मही का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी। तो मही को पृथ्वी के साथ मिला देना है और बाकी के शब्दों को भी उनके अर्थ के साथ मिलान करके पाठ को पूरा कर लेना है। और इसके बाद मैं आपको खुद के तैयार किए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दूंगी। तो तैयार है ना आप सारे प्रश्नों का हल करने के लिए? तो फिर चलिए प्रश्नों को देखें और इसका हल निकालें। वो सारे आपको स्वयं करने हैं। तो प्रिय बच्चों, आप तैयार हैं ना वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने के लिए? तो सोच कर उत्तर देना है, ठीक है ना? और हमारा पहला प्रश्न है, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? पता है ना आपको? ध्यान से पढ़ा था ना पाठ को? बहुत अच्छे। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल सही, गुरु गोविंद सिंह। वाह! तो इसका उत्तर हमें क्या मिला? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है। पुनः दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है, किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी? किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था संपन्न थी? किसके शासनकाल में संपन्न थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। बिल्कुल सही। पुनः अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है? पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर है? क्या उत्तर होगा? पता है ना आपको? पवित्र नदी है यह, भारत की सबसे पवित्र नदी है यह। बिल्कुल गंगा नदी है यह। पुनः अगला प्रश्न देखें। गंगा नदी के ऊपर
किस सेतु का निर्माण हुआ है? गंगा नदी के ऊपर किस सेतु का निर्माण हुआ है? और पता है आपको, जब ये सेतु नहीं था तो लोग नौका से पार किया करते थे। क्या नाम है उस सेतु का? महात्मा गांधी सेतु। बहुत अच्छे। और पुनः आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के अन्य नाम क्या हैं? पाटलिपुत्र के अन्य नाम क्या हैं? पढ़ा था ना हमने। पुष्पपुर, या और क्या था? कुसुमपुर। बहुत अच्छे। पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से इसे जाना जाता था। पुनः अगला प्रश्न देखें। कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में प्रचलित था? ध्यान से। बिल्कुल, गुप्त शासनकाल में। अगला प्रश्न। गंगा पाटलिपुत्र नगर के किस दिशा में प्रवाहित होती है? गंगा पाटलिपुत्र नगर के किस दिशा में प्रवाहित होती है? उत्तर दिशा में। वाह, क्या बात है। आगे बढ़े। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। बहुत अच्छे। आपने तो सारे प्रश्न लगभग बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। गोलघर बिहार के किस शहर में है? ध्यान दिया था ना। गोलघर बिहार के किस शहर में है? पटना। बिल्कुल सही। और इसके आगे फिर, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? जी हाँ, राजशेखर ने लिखा था। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? नाम से ही पता है, चल रहा है ना, पाटलिपुत्र का। बिल्कुल। अगला प्रश्न। बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का क्या नाम था? क्या नाम था? पाटलीग्राम। बहुत अच्छे। आगे फिर बढ़े। गांधी सेतु कहाँ है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। गांधी सेतु कहाँ है? पटना में। आगे फिर देखें। नगर पालिका देवी के नाम से किसे जाना जाता है? नगर पालिका देवी के नाम से किसे जाना जाता है? पटन देवी को। वाह, क्या बात है। बहुत ध्यान से पढ़ा है अपने पाठ को। दामोदर गुप्त की रचना का नाम क्या है? दामोदर गुप्त की रचना का नाम क्या है? क्या नाम था, याद है? कुट्टनीमत। बिल्कुल, कुट्टनीमत। अगला प्रश्न। एशिया महादेश के दीर्घतम सेतु का नाम क्या है? अभी हमने इस पे चर्चा किया ना। एशिया महादेश के दीर्घतम सेतु का नाम क्या है? जी हाँ, महात्मा गांधी सेतु। पुनः आगे देखें। सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? सरस्वती का कुलगृह किसे कहा गया है? पाटलिपुत्र को कहा गया है, अर्थात पटना को कहा गया है। बहुत सारे विद्वानों की यह ज्ञानस्थली रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के अन्य नाम कहाँ से प्राप्त होते हैं? पाटलिपुत्र के अन्य नाम कहाँ प्राप्त होते हैं? कहाँ प्राप्त होते हैं? संस्कृत ग्रंथों में और पुराणों में। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न। कौमुदी महोत्सव के समान आज किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? आप तो इस
महोत्सव का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं? दुर्गा पूजा। बिल्कुल सही। पुनः अगला प्रश्न, पृथ्वी का तिलक किस शहर को कहा गया है? पृथ्वी का तिलक किस शहर को कहा गया है? पाटलिपुत्र को। पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? अब इस प्रश्न का उत्तर तो आपको बहुत ध्यान से देना होगा, क्योंकि बहुत ही पाठ में हमने पढ़ा था ना, किस शब्द से हुई है इसकी उत्पत्ति? पतन शब्द से। पतन से पटना की उत्पत्ति हुई है। पुनः अगला प्रश्न है, पुरंदर किसका पर्याय है? पुरंदर किसका पर्याय है? किसका पर्याय है? वाह, क्या बात है, ये इंद्र का पर्याय है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, आश्रित का प्रकृति प्रत्यय बताएं। आश्रित का प्रकृति प्रत्यय बताएं। अब प्रकृति प्रत्यय में क्या करते हैं हम लोग? बताया है ना अभ्यास वाले प्रश्नों में, पहले उपसर्ग, फिर धातु और फिर प्रत्यय। तो यहाँ भी वही काम करेंगे। तो आश्रित में हमें उपसर्ग दिख रहा है क्या? बिल्कुल, उपसर्ग है यहाँ। कौन सा उपसर्ग है? आंग उपसर्ग है, जिसका आशेष रहता है। और धातु कौन सी है? श्री धातु और लेप प्रत्यय। उपसर्ग युक्त धातुओं के साथ लेप प्रत्यय का इस्तेमाल होता है। तो हो गया आंग उपसर्ग पूर्वक श्री धातु लेप प्रत्यय। पुनः अगला प्रश्न, आगत्य शब्द का प्रत्यय निर्दिष्ट करें। आगत्य शब्द का प्रत्यय निर्दिष्ट करें। अब आपको इसमें केवल प्रत्यय बताना है। मन में आप प्रकृति प्रत्यय आप निर्धारित कर लें और इसमें से प्रत्यय सोचकर बता दें। यहाँ भी आंग उपसर्ग है और गम धातु है और उपसर्ग युक्त धातुओं से लेप प्रत्यय। तो यहाँ का प्रत्यय क्या हो गया? लेप प्रत्यय। बिल्कुल सही। और हमारा अंतिम प्रश्न है, पुराणादिषु का मूल शब्द, विभक्ति एवं वचन बताएं। तो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द है पुराणादि। और विभक्ति क्या है? सप्तमी विभक्ति। और वचन बहुवचन। बहुत अच्छे। आपने तो बहुत अच्छे से सोच सोच कर सारे उत्तर दे दिए। और अब हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका पुनः अभ्यास करते हैं। तो आप पुनः इसका अभ्यास करते रहें और इसे पूरे अच्छी तरह से अपने मस्तिष्क में रख लें। बिल्कुल, बहुत अच्छे। चलिए, धन्यवाद। कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में
आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ, लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा लगाकर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा। बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें।
सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, पास तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले।
कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। देखो, हाथ बेचारा अपना काम करते करते खुद ही कोरोना वायरस बन रहा है। तुम मुझे 20 सेकंड दो, मैं तुम्हें इस वायरस से आजाद करूंगा। ये ले, ये भी ले। भाग जा, ये कोने कोने में ले, दफा हो जा यहां से। मैं जीत गया। मिलते रहना दिन में कई बार।